नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है। मैं सेकंड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ। उसमें हम जापान के संविधान का अध्ययन कर रहे थे और कल हमने जापान के संविधान का विकास देखा था कि उसका विकास किस प्रकार हुआ। सबसे पहले वहाँ पे सामंतशाही युग की स्थापना हुई, उसके बाद में तोकुगावा प्रशासन आया और उसके बाद में मेइजी का पुनरागमन एवं आधुनिक युग की शुरुआत हुई। तो इस युग में 1867 से इसकी शुरुआत हुई। तो इसमें शोगुन के पतन के बाद वो जापान की जो एकांतता थी वो समाप्त हुई, यानी वो उसके दायरे से निकला और आधुनिक युग में उसने प्रवेश किया। 1867 में तोकुगावा शोगुन ने सत्ता जो वो है मुताशितो को समर्पित कर दी और इसको ही मेइजी सम्राट कहा गया और यहीं से जो आधुनिक युग की शुरुआत हुई और जापान जो एकांत उसके रूप में रह रहा था उसने आधुनिक युग में प्रवेश किया। और 1868 में 5 धाराओं का एक प्रतिज्ञा पत्र था, उसकी घोषणा सम्राट ने की। उसमें निम्न बिंदु थे कि एक तो विचार विमर्श के लिए एक विस्तृत सभा की स्थापना की जाएगी और जो भी विषय होंगे राज्य से संबंधित उनका निर्णय सार्वजनिक मत के द्वारा किया जाएगा। और 1889 ईस्वी में 76 धाराओं वाला मेइजी संविधान लागू किया गया और इस संविधान में सम्राट एक केंद्रीय व्यक्ति था या केंद्रीय तत्व था, यानी सारी शक्तियां सम्राट के पास थी। जैसे कि तीनों शक्तियां न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सब सम्राट के पास में थी। हालांकि यहाँ पे डाइट की स्थापना हो गई थी और यह द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका डाइट थी, लेकिन यहाँ पर डाइट केवल परामर्शदात्री संस्था के रूप में ही विद्यमान थी। और जो मेइजी संविधान था वो एक कठोर संविधान था और संशोधन के लिए इसमें दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा स्वीकृत व जनमत संग्रह के द्वारा जनता की स्वीकृति आवश्यक थी। यानी संविधान में संशोधन करना हो तो दोनों सदनों के 2/3 बहुमत प्लस जनमत संग्रह, जो कि जनता के द्वारा अगर स्वीकृति मिलेगी तो वह संशोधन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगला है कि जो सेना था वो सेना शासन के एक अर्ध स्वतंत्र अंग के रूप में थी। यानी व्यवहार में सम्राट के सलाहकारों के 2 गुट बन गए थे, एक तो सैनिकवादी थे, दूसरे असैनिकवादी थे। और 1931 में मंचूरिया संकट के कारण जापान में सैनिक परामर्शदाताओं का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था, क्योंकि जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया था तथा राष्ट्र के सभी मामलों पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो गया था। यानी सैनिक तत्वों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। परिणाम स्वरूप सैन्य तत्वों के कारण जापान सैन्यवादी, उग्र राष्ट्रवादी एवं सर्वसत्तावादी प्रवृत्तियों में वहाँ जापान को प्रोत्साहन मिलने लगा और परिणाम स्वरूप इन तत्वों के कारण जापान को सेकंड वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया गया। यानी वहाँ पर सर्वसत्तावादी सैनिकवादी तत्वों का प्रभाव बढ़ने से जापान ने पूरे विश्व को द्वितीय महायुद्ध की ओर धकेल दिया। और उसके बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो एक नए संविधान का निर्माण हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम डाले तो जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और मित्र राष्ट्रों का जापान पर संयुक्त नियंत्रण स्थापित हो गया। और अमेरिकी जनरल जो थे मैक आर्थर ने जापान के संविधान को बनाने का कार्य किया। तो जो मैक आर्थर थे उनको जापान का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया गया और मैक आर्थर ने ही जापान के लिए एक नया संविधान बनाया जो 26 जुलाई 1945 की पोस्टडम घोषणा पर आधारित था। और इस संविधान में उन सिद्धांतों का उल्लेख किया जिनके माध्यम से जापान ने जो उसका सैनिकवाद था और शस्त्रीकरण जिसके कारण विश्व युद्ध हुआ, उसके स्थान पर लोकतंत्र के तत्वों को महत्व दिया गया। यानी जापान ने अपने सैनिकवादी तत्वों को, शस्त्रीकरण की नीति को छोड़ा और लोकतंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा और उसी के आधार पर एक नए संविधान का निर्माण हुआ। फरवरी 1946 में नए संविधान का प्रारूप तैयार किया गया जिसमें सम्राट की जो शक्तियाँ थीं, यानी तीनों शक्तियाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जो उसमें समाहित थी, इनका अंत कर दिया गया
और समस्त जो शक्ति थी, जो समस्त प्रभुसत्ता थी, वो जनता में निहित कर दी गई, अर्थात सर्वसत्तावादी शासन के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। और 1946 के अक्टूबर में डाइट ने इसका अनुमोदन भी कर दिया। और 3 नवंबर 1946 को जो वहाँ के सम्राट थे उस समय के, हिरोहितो ने अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी। और 3 मई 1947 को एक नए संविधान को लागू कर दिया गया। और इस प्रकार फिर जो वो जापान है वह एक प्रभुता संपन्न देश बन गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो जापान में सामंतशाही युग था और धीरे धीरे वह आगे बढ़कर उग्र राष्ट्रवादी और सर्वसत्तावादी राष्ट्र में परिवर्तित हो गया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब जापान की हार हुई तो उसने इन सब तत्वों को छोड़कर वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे जापान के संविधान की विशेषताएं। धन्यवाद।